देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का जो है अध्याय 21A सौदा विभाग, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक तो चैप्टर का नाम ही पूछा जाता है कि सौदा विभाग से संबंधित जो है प्ली बार्गेनिंग भी बोलते हैं, से संबंधित अध्याय कौन सा है? 21A। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा ये याद रखना कि इसके प्रोविजन जो है कहां से कहां तक दे रखे हैं। तो 265 ही है, 265A से लेके जो है 265L तक दे रखे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि प्रोविजन जो है कहां से कहां तक दे रखे हैं। तो 265A से 265L तक दे रखे हैं, या हिंदी में कहें तो 265 का से ठा तक, का से ठा तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि जो ये सौदा विभाग संबंधी जो प्रोविजन है वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो ये याद रखना है कि मलिमत समिति की सिफारिश पर, ये भी क्वेश्चन बनता है, मलिमत समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दूसरा कि जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो है आपके जो सौदा विभाग संबंधी जो प्रोविजन है, तो मलिमत समिति की सिफारिश पर या सिफारिशों पर जोड़े गए हैं। मलिमत समिति बनी थी, उसने अपनी सिफारिश की थी, उस सिफारिश के आधार पर इनको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा, सीधा लिख देता हूं 2006 द्वारा। कब जोड़ा गया? तो 2006 में जोड़ा गया है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। दंड विधि संशोधन अधिनियम, दंड विधि, ठीक है, संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो ये याद रखना है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया। फिर देख याद रखना है कि भाई ये कब से प्रभावी हुए, कब से लागू हुए। तो 16 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुए। कब से प्रभावी है? 16 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुए। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, इसकी आधारभूत चीजें हैं, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, अध्याय का नाम याद रखना है, मोस्टली आ जाता है यहीं से। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अंदर से भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो अध्याय 21A है, सौदा विभाग से संबंधित कहां से कहां तक है। 265A से ठा तक या ए से एल तक किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मलिमत समिति की सिफारिश पर। कब जोड़ा गया? 2006 में जोड़ा गया। कब से जो है प्रभावी हुआ या लागू हुआ? तो 16 अप्रैल 2006 से जो है इसके प्रोविजन जो है लागू हुए। अब देखिए 265A देखते हैं, अध्याय का लागू होना। तो ये कह रहा है कि इस अधिनियम के जो है, इस अध्याय के अभियुक्त, इसमें लिखा है यह अध्याय ऐसे अभियुक्तों के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध, एक मिनट, पहला कहता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए पुलिस रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि इसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया। कुल मिला के उल्टा निगेटिव लिखा है इसमें। ठीक है, कि किन पर लागू होगा, और जबकि ये बताया गया है कि किन पर लागू नहीं होता ये अधिनियम। मतलब कौन व्यक्ति जो है सौदा विभाग नहीं कर सकता, उसका उल्टा बताया गया है इसमें। 265A, सेक्शन 265A कहता है कि जो है ये अध्याय जो है लागू होना, अध्याय का लागू होना कैसे संबंधित है? अध्याय का लागू होना, का लागू होना मतलब इनसे भिन्न जो लोग हैं उन पर लागू होगा। सीधा सा मतलब निगेटिव है कि सौदा विभाग के प्रावधान निम्न में लागू नहीं होंगे। सीधा लिख लीजिए, निम्न पर लागू नहीं होंगे, निम्न पर लागू नहीं होंगे। किन पर लागू नहीं होंगे, ये इस पे क्वेश्चन बनता है। तो कौन पर लागू नहीं होंगे? जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है। कौन से अपराध किया है? मृत्युदंड,
आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से, या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय अपराध कारित किया है। तो ऐसे लोगों पे लागू नहीं होगी, यानी कि जिन मामलों में मृत्युदंड की सजा होती है, आजीवन कारावास की सजा होती है, या 7 वर्ष से ऊपर की कोई सजा होती है, तो ऐसे मामलों में अभिभाग सौदेबाजी का जो है प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इनसे भिन्न मामलों में हो सकता है, 7 वर्ष से कम मामलों में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिभाग सौदेबाजी है वो 7 वर्ष से कम के मामलों में लागू होगी। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर के जो अपराध हैं उनमें अभिभाग सौदेबाजी नहीं होगी। ठीक। दूसरा, देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराधों पर लागू नहीं होगी। देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध, करने वाले अपराध, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना, करने वाले अपराध। तो ऐसे कोई अपराध जिसकी सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं, ऐसे अपराधों के मामलों में भी जो है आप सौदा विवाद जो है नहीं कर सकते। ऐसे अपराधों का अवधारण केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी कि कौन से अपराध जो है सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। तो ये कौन तय करेगा? ये केंद्र सरकार तय करेगी अधिसूचना निकाल के कि कौन से अपराध ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। तो ये तो सरकारें तय करती हैं, तो यहाँ भी केंद्र सरकार तय करेगी कि किन अपराधों को वो असामाजिक और आर्थिक रूप से जो है प्रभावित करने वाला मानती है। ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण तो केंद्र सरकार करेगी। तो पहला तो ये हो गया कि 7 वर्ष से अधिक के अपराध हैं उनमें नहीं हो सकता। दूसरा ये हो गया कि ऐसे अपराध जो सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं उन मामलों में आप सौदा अभिभाग नहीं कर सकते। तीसरा, किसी महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कोई महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अपराध किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर अपराध महिलाओं के विरुद्ध है या 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध किया गया है तो ऐसे मामले में भी सौदा विभाग नहीं होगा। यानी फिर सौदा विभाग किन में होगा? इनसे भिन्न अपराधों में होगा, जो इनसे भिन्न अपराध हैं, यानी इस कैटेगरी में नहीं आते। ये गाइडलाइन हो गई, इनसे भिन्न कैटेगरी के जो भी अपराध हैं उनमें सौदा विभाग होगा। यानी कि सीधा सीधा है कि 7 वर्ष से कम अवधि के दंडनीय होना चाहिए। तो किन अपराधों में अगर अपन इसे देखें तो 7 वर्ष से कम 7 वर्ष से कम, ठीक है, 7 वर्ष से कम अवधि से दंडनीय अपराध होना चाहिए, उसमें हो सकता है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले नहीं होना चाहिए। नहीं लगा दीजिए सब में, ठीक है। इनमें एक तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय नहीं होना चाहिए, उनमें हो जाएगा। देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले नहीं होना चाहिए, उनमें हो सकता है। महिला और 14 वर्ष से के जो 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो उन मामलों में हो सकता है, इन मामलों में नहीं होगा। महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अगर अपराध किया है तो नहीं होगा, अगर इनसे भिन्न कोई है तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पर जो है क्वेश्चन
बनता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है, इसको ध्यान से रखना है। ये 3 चीजों पे आपको याद रखना है, चाहे इसको नेगेटिव पूछे चाहे पॉजिटिव पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं किन पे लागू नहीं होगा, कब लागू नहीं होंगे, या पूछेंगे कि कब लागू होंगे तो उसमें नहीं लगा के पूछेंगे, जैसे भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि इसके लिए आवेदन भी करना पड़ेगा। सौदा विभाग के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। सौदा विभाग के लिए आवेदन कितने में है? 265 बी में। सेक्शन भी पूछ लिया जाता है कि भैया आवेदन कब करोगे, कहाँ करोगे? बी में करोगे। ठीक है, बी में क्या करोगे? आवेदन। काय के लिए? सौदा विभाग आवेदन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आप कहेंगे भाई सौदा विभाग क्या है, विभाग क्या है? सौदा हो रहा है, जो अपराध हुआ उसका सौदाबाजी हो रही है, सीधी सी बात। कि सौदा हो गया, कोई रकम ले ली, कुछ ले लिया और भैया उसको या तो कम सजा हो जाएगी या छोड़ दिया जाएगा, जो भी स्थिति। तो एक तरीके से बार्गेनिंग हो रही है, ये बार्गेनिंग है, ये अपराध के बारे में। ठीक है, वही है। ठीक है, तो आवेदन देना पड़ेगा। तो सौदा विभाग के लिए क्या है? आवेदन है। कितने में दिया जाएगा? 265 बी में। ये भी याद रखना है कि आवेदन कहाँ दिया जाएगा? 265 बी में दिया जाएगा। ये सेक्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा आवेदन किसके द्वारा दिया जाएगा? क्वेश्चन यही बनता है इसमें। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि आवेदन दिया जाएगा। अब बात आती है कि आवेदन कौन देगा? पीड़ित देगा कि अभियुक्त देगा? भाई जिसको दिक्कत है वही देता है ना आवेदन, तो कौन देगा? पीड़ित तो देगा नहीं। इसमें आवेदन कौन देता? अभियुक्त। आवेदन किसकी तरफ से दिया जाएगा? अभियुक्त की तरफ से। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना कि आवेदन कौन देगा? अभियुक्त देगा। जो आवेदन दिया जाएगा वो अभियुक्त की तरफ से दिया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है इसमें बस, कि आवेदन किसके द्वारा दिया जाता है? आवेदन जो है अभियुक्त के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा अब ये आता है कि मामले का जो या अपराध जो है उसका कैसा विचारण होगा? संक्षिप्त विचारण होगा। ये तो आप जानते हैं कि सौदा विभाग है, तो जो मामला है उसके जो अपराध है उसका कैसा किया जाएगा? संक्षिप्त विचार। संक्षिप्त जो है मामले के अपराध का संक्षिप्त में वर्णन होगा। सॉरी, संक्षिप्त विचारण नहीं, संक्षिप्त वर्णन। जो आवेदन किया जाएगा उस आवेदन में क्या होगा? संक्षिप्त में विवरण होगा अपराध का, संक्षिप्त में विवरण होगा, संक्षिप्त विवरण होगा। अब कोई आप आवेदन करते हो तो भी आवेदन में विवरण तो देना ही पड़ता है, नहीं तो कैसे समझ में आएगा काय का आवेदन दे रहे हो, किस बारे में दे रहे हो? तो उसका थोड़ा शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपको विवरण देना पड़ेगा। उसके साथ अभियुक्त जो है वो अभियुक्त का जो है शपथ पत्र भी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा अभियुक्त को अपना, कि भैया हम करना चाहते हैं। शपथ पत्र तो देना ही पड़ता है। और शपथ पत्र किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि इससे ये पता पड़े कि जो स्वेच्छा आवेदन दिया गया है, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं दे रहे हैं। स्वेच्छा आवेदन, शपथ पत्र में आपने ये लिखा जाएगा कि भाई जो ऐसा अपराध हुआ था और मैं अपनी स्वेच्छा से ये जो है आवेदन दिया जा रहा है। वह अपराध दंड की प्रकृति और मात्रा को समझाता है, तो ये भी लिखना पड़ेगा उसमें कि जो अपराध है वो दंड की प्रकृति और मात्रा को समझाता है, और ऐसे अपराध के लिए पहले दोषी नहीं ठहराया गया है। तो अपराध कैसा है, अपराध के बारे में भी लिखना पड़ेगा। अपराध के दंड की मात्रा, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई कितनी जो है दंड वगैरह है, इसमें कितना हुआ है, कितना हो रहा है। और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा पहले दोषी नहीं ठहराया गया है, पहले दोषी नहीं ठहराया गया है, उसी प्रकार के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है, ये भी लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभियुक्त आवेदन करता है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। पहला तो 265 बी में आवेदन किया जाएगा। आवेदन किसको किया जाएगा? आवेदन अभियुक्त को किया जाएगा। सॉरी, आवेदन अभियुक्त से किया, अभियुक्त के द्वारा किया जाएगा। आवेदन किसके द्वारा किया जाएगा? अभियुक्त के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? शपथ के मात्र के माध्यम से किया जाएगा।
ठीक है, शपथ इतना याद रखना कि शपथ पत्र के माध्यम से किया जाएगा, बस और कुछ याद नहीं रखना। आवेदन कैसे किया जाएगा? शपथ पत्र के माध्यम से, ठीक है, शपथ पत्र के साथ कह लो या शपथ पत्र के माध्यम से कह लो, एक ही बात है, ठीक है। उसमें अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले दोष सिद्ध हो चुका है तो क्या उसमें भी सौदा विभाग नहीं होगा? ये लाभ एक ही बार मिलता है, अगर कोई पहले दोष सिद्ध हो चुका है तो फिर उसको सौदा विभाग का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति, इसीलिए ये बात यहाँ उल्लेख रहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले दोष सिद्ध हो चुका है उसी अपराध के लिए तो फिर वो सौदा विभाग का अभिवचन नहीं कर सकता, ये याद रखना है। पहले दोष सिद्ध हो चुका है तो सौदा विभाग का अभिवचन नहीं कर पाएगा वो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसमें भी जो है कई क्लॉज बाई क्लॉज दे रखे हैं, पहला और दूसरा क्लॉज में ये बातें दे रखी हैं आपकी, हालांकि अपन ने क्लॉज बाई नहीं लिखा, अपने ऐसे ही देखना है, ठीक है, पहला और दूसरा में। अब तीसरे और चौथे में उसकी प्रक्रिया बताई गई है इसी में भाई, कि भाई कैसी प्रक्रिया होगी। तो आवेदन की प्राप्ति पर जो है नियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए लोक अभियोजक या परिवादी को सूचना दी जाएगी और अभियुक्त को भी उपस्थित होने को कहा जाएगा, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में से कोई खास नहीं बनता कि जब आवेदन दे दिया, आवेदन इसने दे दिया, पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज आप देखेंगे इसके उसमें दिया है 265 बी का पहला और दूसरा क्लॉज, ठीक है। अब ये आवेदन वगैरह हो गया है, आवेदन हो गया है तो उसके बाद फिर प्रक्रिया की बात आती है कि 3 और 4 में इसकी प्रक्रिया दे रखी है, 365 बी के 3 और 4 में इसकी प्रक्रिया दे रखी है। तो क्या होगा, आवेदन जब प्राप्त हो जाता है तो सीधी सी बात है, जो लोक अभियोजक है किस किस को उपस्थित करने के लिए जो तारीख तय की गई वहां लोक अभियोजक जरूरी है ये, ठीक है। लोक अभियोजक को उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, बुलाया जाएगा ना, इनको सूचना दी जाएगी, इनको बुलाया जाएगा। परिवादी को सूचना दी जाएगी, अभियुक्त को दी जाएगी, परिवादी, अभियुक्त, ठीक है, इन तीनों को सूचना दी जाएगी। जो भी तय कर ली गई है तारीख, इनको बुलाया जाएगा, उनको सुना जाएगा, ठीक है। लोक अभियोजक हो गया, परिवादी हो गया, अभियुक्त हो गया, जो तारीख मुकर्रर हो गई है उस तारीख को इनको बुला लेंगे, ठीक है, और इनको उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा। फिर क्या होगा, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें से कि ये जो सौदा विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती हैं वो कैसे की जाएंगी? वो बंद कमरे में की जाती हैं, कैमरा ट्रायल होता है। तो न्यायालय बंद कमरे में अभियुक्त की परीक्षा करके यह निर्धारित करेगा कि उसका आवेदन स्वैच्छिक है या नहीं। तो कार्रवाई कैसे की जाएगी? बंद कमरे में, ये भी याद रखना है, बंद कमरे में। जब ये लोग उपस्थित होते हैं उस दिन की बात कह रहे हैं, तो ये न्यायालय जो है कौन करेगा कार्रवाई? न्यायालय करेगा। कैसे करेगा? बंद कमरे में करेगा। तो बंद कमरे में जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करके न्यायालय क्या निर्धारित करेगा? यही निर्धारित करेगा कि ये आवेदन जो दिया गया था वो स्वैच्छिक है या नहीं, ठीक है। तब से पहले तो इसी बात का निर्धारण किया जाएगा कि जो आवेदन दिया गया है वो स्वेच्छा पूर्वक है या नहीं, तो न्यायालय सबसे पहले इस बात का निर्धारण करेगा, ठीक है। आवेदन अगर मान लीजिए स्वैच्छिक पाया जाता है तो दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के लिए समय दिया जाएगा। अगर मान लो ये पाया जाता है कि यह आवेदन स्वैच्छिक था, न्यायालय ने पाया, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर जो है बातचीत के लिए समय दिया जाएगा इनको, बातचीत के लिए, बातचीत के लिए क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा कि भाई आपस में बात कर लो, देख लो क्या भैया क्या क्या करना है तुमको, ठीक है। तो आपस में जो है बातचीत करने के लिए क्या दिया जाएगा? एक समय जो है दिया जाएगा। अब कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत के, आपसी जो सहमति से जो है मामले निपटाए जाते हैं। तो कुछ सिद्धांत बताए हैं। पहला तो कहता है कि मामले में के संतोषप्रद निपटारे के लिए दोनों पक्षों की बैठक के लिए न्यायालय सूचना जारी करेगा। कि पक्षों की जो बैठक है उसके लिए न्यायालय सूचना जारी करता है, दोनों पक्षों के निपटारे के लिए सूचना, ये तो जानती है। बैठक में पीड़ित व अभियुक्त का अधिवक्ता भाग ले सकेंगे। तो बैठक में कौन भाग ले सकता है? बैठक में पीड़ित एवं अभियुक्त का अधिवक्ता भी भाग ले सकता है। तो इनके अधिवक्ता पीड़ित और अभियुक्त, पीड़ित और अभियुक्त का अधिवक्ता भाग ले सकता है, ये भी याद रखना। ये ऐसा नहीं कि पीड़ित दे सकता है, इनकी तरफ से अगर कोई पीड़ित की तरफ से या अभियुक्त की तरफ से कोई भी इनने वकील कर रखा है वो भी जो है इस बैठक में जो है भाग ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल है और वो अच्छी तरीके से बात रख सकता है वो, इसीलिए।
न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण प्रक्रिया पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा पूर्ण की जाए। तो न्यायालय का ये कर्तव्य है वो देखे कि ये ऐसा नहीं हो आपकी किसी पे जोर जबरदस्ती डाल के जबरदस्ती कराया जाए, वो कहेगा कि स्वेच्छा पूर्वक की जाए। संतोषप्रद निपटारा होने पर न्यायालय उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो न्यायालय एवं दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ये कह रहा है कि जब निपटारा हो जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस पर न्यायालय हस्ताक्षर करेगा और दोनों जो पक्षकार हैं वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये कहाँ बताया गया है, ये आपके 265 डी में बताया गया है। रिपोर्ट जो तैयार होती है, रिपोर्ट जो है तैयार होने के बाद उस पर दोनों पक्षकार जो है क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और न्यायालय तो करेगा ही करेगा और दोनों पक्षकार भी जो है उस पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और देखिए और क्या पढ़ना है, 265 सी में जो है मार्गदर्शी सिद्धांत है, ये याद रखना, ये भी पूछ लिए जाते हैं। 265 सी, इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत बस इतना याद रखना, मार्गदर्शी, कोई खास याद नहीं रखना, दर्शी सिद्धांत, ये सेक्शन याद रखना है, ठीक है, कि सी में है मार्गदर्शी सिद्धांत। मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, मार्गदर्शी सिद्धांत वही है, सिंपल सी बात है, जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उसमें सीधा है कि मामले के संतोषप्रद निपटारे के लिए दोनों पक्षों की जो बैठक है उनके लिए न्यायालय दोनों को सूचना देगा। बैठक में पीड़ित और अभियुक्त जो है अधिवक्ता के रूप में भाग ले सकते हैं। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण प्रक्रिया जो है स्वेच्छा पूर्वक की गई है। तो ये मार्गदर्शी यही सिद्धांत है कॉमन, बस सेक्शन याद रखना। ये डी है उसकी रिपोर्ट के बारे में कि जो रिपोर्ट जो है जब निपटारा हो जाता है तो दोनों उस पर न्यायालय जो है हस्ताक्षर करेगा और दोनों पार्टी जो है उस पर क्या करेंगी, हस्ताक्षर करेंगे और कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी। ये आपके 265 में ही बताया गया, 65 का भी है उसमें ही बताया गया है, चौथे क्लॉज में, ठीक। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब ये आपका आता है ई 265 ई, मामले का निपटारा। चलिए इधर ही हटा लें थोड़ा सा, मामले का निपटारा 265 ई में जो है मामले का निपटारा बताया गया। ये सेक्शन याद रखने हैं आपको, ध्यान में रखना, ए बी सी डी इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो भी याद रखना। अब आ गया सेक्शन 265 ई, यड़ा, ये कह रहा है मामले का निपटारा। ठीक है, मामले के निपटारे के बारे में कह रहा है। तो निपटारा जब हो गया है तो क्या होगा, जैसा अभी 265 ई के तहत जो समझौता वगैरह हुआ था ना, डी के तहत जो हस्ताक्षर किए थे समझौते पे, तो उस समझौते के अनुसार जो है प्रतिकर दिलाया जाएगा। क्या दिलाया जाएगा, प्रतिकर दिलाया जाएगा। किसके अनुसार, समझौते के अनुसार, जो समझौता हुआ है उसके अनुसार जो है प्रतिकर दिलाया जाएगा। अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या वस्त्रना पर छोड़ा जा सकता है। देखिए ये तो सिंपल बात है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रतिकर दिलाया जाएगा, इसमें प्रतिकर दिलाया जाता है। और जो अभियुक्त है उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब प्रतिकर दे रहा है, सौदा हो गया है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर नहीं छोड़ते तो उसे अपराध के लिए विधि द्वारा उपबंधित न्यूनतम दंड से दंडित किया जा सकता है। अधिकतम दंड का जो है 1/4 दंड दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना है। तो क्या क्या किया, अब अभियुक्त की बात आ रही कि भाई प्रतिकर ले लिया आपने, तो अभियुक्त का क्या होगा, उसको ये सौदा विभाग का क्या फायदा मिलेगा, या तो उसे छोड़ दिया जाएगा, भर्त्सना के बाद सीधा लिख देता हूँ, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, भर्त्सना के पश्चात परिवीक्षा पर जैसी भी स्थिति हो, ठीक है, वो लिखा नहीं है, तो छोड़ सकते हैं, भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकते हैं, परिवीक्षा पर वो क्या कह सकते हैं, परिवीक्षा पर छोड़ सकते हैं। अगर मान लो नहीं छोड़ा है तो सजा दी जा सकती है फिर से। तो विधि द्वारा उपबंधित जो है न्यूनतम दंड का आधा, कितनी सजा दी जा सकती है, न्यूनतम दंड का आधा। हर मामले में ऐसा नहीं है कि हर मामले में छोड़ा जाएगा, कुछ मामला छोटा है छोड़ दिया, लेकिन लगता है कुछ ऐसे मामले हैं जहां छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो न्यूनतम जो दंड है उसका आधा, या फिर क्या किया जा सकता है,
न्यूनतम दंड की आधी सजा हो सकती है। न्यूनतम दंड मतलब जो कम से कम दंड है उसका भी आधा। मान लीजिए न्यूनतम दंड 1 वर्ष है तो उसका भी आधा, ठीक है, सजा हो सकती है। अधिकतम दंड का 1/4 दंड से दंडित किया जा सकता है, या अधिकतम दंड का 1/4, ठीक है, 1/4 दंड से उसे दंडित किया जाए। ये दो कंडीशन याद रखना है, या तो छोड़ा जा सकता है, वो तो सिंपल है, कोई बात नहीं। और अगर आधा, जो न्यूनतम दंड है उसका कितना दिया जाएगा, आधा, और अधिकतम दंड का 1/4, जैसी भी स्थिति हो उससे उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना न्यूनतम दंड का आधा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों पे। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो भाई छोड़ दिया जा सकता है, बतसना के पास साथ परिवीक्षा के बाद परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर दंड देना ही हो तो फिर न्यूनतम दंड का आधा होगा, या अधिकतम दंड का 1/4 दंड से उसे दंडित किया जा सकता है। ये तो आप जानते हैं निर्णय। अब निर्णय और देख लीजिए, इसमें एक सेक्शन है 4, इसका है एफ, एफ कहते हैं 265, इसमें केवल सेक्शन याद रखना है। 265 का एफ, इसमें केवल सेक्शन याद रखना है। ये क्या है, निर्णय है, तो इसमें सेक्शन ये पूछा जाता है निर्णय। निर्णय कहाँ है, एफ में, बस इतना याद रखना है। निर्णय में तो आप जानते ही भाई निर्णय कैसा होता है, निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाएगा, खुले न्यायालय में निर्णय दिया जाएगा और जिसपे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ये तो सिंपल है, तो केवल सेक्शन याद रखना। निर्णय क्या होगा, खुले न्यायालय में दिया जाएगा और पीठासीन जो अधिकारी होता है वो उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब 265 जो है जी, इसमें भी हेडिंग याद रखना, 265 का जो है जी, ये क्या कहता है, निर्णय जो की अंतिमता, तो निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा। अंतिम, तो निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। अंतिम का मतलब है कि 265 में जो दिया गया निर्णय है वो अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, अपील। अंतिम है इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अपील नहीं होगी। ठीक है, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसकी कोई अपील वगैरह नहीं होगी, परंतु उसे संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 300 227 के अधीन चुनौती दी जा सकती है। ये याद रखना है, परंतु याद रखना है। परंतु ऐसा जो निर्णय है उसे उसे सीधा लिख लिया अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब संविधान ही है, तो अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद है ये याद रखना है। अनुच्छेद 136, ये याद रखना है आपको, अनुच्छेद 136, 226 और 227 के अधीन चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, किसको दी जा सकती है, निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किन अनुच्छेदों के तहत सौदा विभाग के जो निर्णय है उसको चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन चुनौती दे सकते हैं। सामान्य अपील होती क्या, पूछा जा सकता है, तो अपील नहीं होती। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इनकी जो है अपील नहीं होती। इसके बाद देखें और क्या है इसमें, एच में है, देखिए जी क्या कहते हैं, जा, दो सौ पैंसठ जा, यहाँ लिख लीजिए सेक्शन 265 जा को क्या बोलते हैं, एच, एच। ठीक है, 265 एच में है सौदा विभाग के न्यायालय की शक्ति, सीधा लिखे न्यायालय की शक्ति। ठीक है, न्यायालय की शक्ति है ये सेक्शन, सभी के याद रखना है कि न्यायालय की शक्ति सौदा विभाग में कहाँ है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है न्यायालय इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जमानत, अपराधों के विचारण और संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय के किसी मामले के निपटारे के संबंधित अन्य विषयों के बारे में विहित सभी शक्तियां होंगी। तो कुल मिला के सभी शक्तियां होंगी जो न्यायालय को एक होती है। किसी मामले को निपटाने के लिए जो न्यायालय को सामान्यतः शक्तियां दी जाती हैं वही शक्तियां यहाँ होगी। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल न्यायालय की शक्ति इतना याद रखना है कि 265 एच में जो है न्यायालय की शक्ति दे रखी है। 265 आई देखिए, अब आपको कौन सी शक्ति, जो मामले को निपटाने के लिए किसी न्यायालय को शक्ति चाहिए होती, वो सारी शक्तियां होंगी। किसी को समन करना, वारंट करना, बुलाना, ये न्यायालय की शक्तियां होती ना, वो सब शक्तियां इनको हैं।
ठीक है, कोई अलग शक्ति नहीं। अब आगे कह रहा है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। तो यहाँ भी कुछ नहीं याद रखना, यहाँ मुजरा लिखना है। 265 आई में क्या है, मुजरा। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही दोषसिद्धि मतलब पहले जब विचारण चल रहा है या जब मामला निपटाया जा रहा है उससे पूर्व में जो है कुछ अवधि भुगत चुका है तो उसका मुजरा किया जाएगा। जो भी दंडादेश दिया जाएगा उसमें क्या कर लिया जाएगा, उसको मुजरा कर लिया जाएगा, मतलब समायोजित कर लिया जाएगा। मान लो 2-3 महीना पहले ही काट चुका है और 6 महीना की सजा हो जाती है, तो वो 6 महीना में 3 महीना जो काट चुका है वो क्या कर दी जाएंगे, माइनस कर दी जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 महीना आप दोबारा काटो। तो मुजरा, केवल इतना हेडिंग याद रखना है, मुजरा यानी समायोजन किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका गया, इसको कहते हैं व्यावृत्ति सेविंग जे 265 जे, इसमें व्यावृत्ति सेविंग है। ठीक है, ये तो सेविंग है तो इसको सेविंग ही याद रखना है। व्यावृत्ति का मतलब है प्रभावित नहीं करना किसी चीज को। ये कह रहा है इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ में को सीमित करते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये जो सौदा विभाग जोड़ा है अब हो सकता है कि संहिता के किसी प्रोविजन के ये अन्यथा हो, है ना, या उसको जो क्या कह रहा है अन्य उपबंधों की किसी बात असंगत हो। क्योंकि अब ये नए जोड़े गए हैं, हो सकता है कि कोई एक्ट में कोई भी ऐसी धारा वगैरह हो जिससे ये मेल ना खाते हो। तो अब बात आ रही कि मान लो कोई एक्ट है, ये एक्ट है या अन्य कोई एक्ट है जिससे ये मेल नहीं खाते, तो कौन से प्रोविजन लागू होंगे, तो इसके प्रोविजन लागू होंगे, सौदा विभाग के प्रोविजन लागू होंगे जी, माना वो इसके प्रोविजन लागू होंगे, उस अधिनियम के जो प्रोविजन है इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो सेविंग करता है, इसको सुरक्षित करता है। ठीक है, ये हमेशा हर एक्ट में जोड़ा जाता है। अब कहता है 265 के 265 के 265 के क्या कहता है, 265 के कहता है अभियुक्त के कथनों का उपयोग ना किया जाना। ये इंपॉर्टेंट, कथनों का उपयोग ना किया जाना, कथनों का उपयोग ना किया जाना, इसको भी याद रखना है। क्या मतलब है इसका कि कथनों का उपयोग ना किया जाना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सौदा विभाग के दौरान जब अभियुक्त ने जो कथन किए गए हैं तो सौदा विभाग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। सौदा विभाग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, सौदा अभिभाग से भिन्न प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करा गया है, मतलब ये जो कथन किए जाएंगे इसमें जो भी कथन होंगे वो सौदा विभाग के अलावा अन्य किसी जो है कार्रवाई में जो है अभियुक्त ने जो भी कथन किए हैं। अब ऐसा इसीलिए करा गया है कि मान लीजिए यहाँ यहाँ पे वो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है राजीनामा हो जाए, भैया राजीनामा तो नहीं कहेंगे कि सौदाबाजी हो जाए और सौदाबाजी होकर छूट छाट जाए। अब उसने अपना यहाँ जुर्म स्वीकार कर लिया। अब मान लो किसी वजह से आगे जाके सौदा विभाग जो है आपका प्ली बार्गेनिंग है नहीं हो पाई, बार्गेनिंग नहीं हो पाई। ठीक है, अब बार्गेनिंग नहीं हो पाई, प्ली बार्गेनिंग, अब कोई मामला जो उसका चल रहा है उसमें आप इसके कथनों को कहोगे श्रीमान इसने स्वीकार किया था, ये अपराधी इसने तो यहाँ पे स्वीकार किया था, तो उन कथनों का उस जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब जो कथन वो यहाँ सौदा विभाग में करता है, प्ली बार्गेनिंग में जिन कथनों का वो इस्तेमाल करता है उन कथनों को जो है और अन्य कार्रवाई में जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी बात खुल के रख सके। अगर ऐसा हो जाएगा कि भाई तुम जो कथन करोगे बाद में जो कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ, मान लो यहाँ मैटर नहीं सुलझा किसी वजह से, तो आगे फिर दूसरी कार्रवाई में उसको गलती दिक्कत हो सकती, ऐसे डर के कोई व्यक्ति फिर सौदा विभाग करेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए इसीलिए ये बात जोड़ी गई है कि जो अभियुक्त ने जो भी कथन किए हैं उसका आगे अन्य कार्रवाइयों में केवल इसी कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब प्ली बार्गेनिंग में ही इस्तेमाल होगा, अन्य कार्रवाइयों में उसके कथनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से जोड़ा गया है, ये भी याद रखना है आपको।
के बाद आता है एल, 265 एल। ठीक है, 265 एल क्या कहता है भाई? 265 एल कहता है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2टा, 2टा मतलब 2 के ही होगा, 2 के में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होंगे। सीधा याद रखें, किशोर बालक को लागू नहीं होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछना है, याद सीधा लिखो, किशोर बालक को लागू नहीं होंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इस अधिनियम की जो प्रोविजन है किशोर या बालक को जो है लागू नहीं होंगे। ठीक है, इस अधिनियम के जो प्रोविजन है वो किशोर या बालक को लागू नहीं होंगे, बस इतना ही से याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, सादा है, बस ढंग से उसको पढ़े तो वैसे लगता बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सरल है, आप इसको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। सेक्शन वाइज पूछ लेते हैं, छोटी मोटी जो चीजें अपन ने लिखा वो पूछेंगे, है ना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ये एक तरीके से जो है बार्गेनिंग है जो आप करते हो ना, बस ये लीगली है, ये लीगली है, इसमें बस इतना याद रखें, ये लीगली बार्गेनिंग है, अपराध के बारे में है ना, तो ये बार्गेनिंग है। अब एक अध्याय और है, अध्याय 22, जो आपका कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के संबंध में, ये जो चैप्टर है ये भी कोई खास जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, ध्यान में रखना। अध्याय 22 देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अध्याय 22 ये चैप्टर महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, थोड़ा सा देखना है बस, चैप्टर का नाम पूछ याद रखना है कि अध्याय 22 में जो है कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, मतलब ये उन लोगों की हाजिरी कह रहा है जो जेल में गिरफ्तार हैं और उनको न्यायालय के समक्ष लाना है, तो उनकी हाजिरी से संबंधित है, तो चैप्टर का नाम याद रखना है कि कौन से में दिया गया है, ये आपका अध्याय 22 में दिया गया। फिर इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी है, परिभाषा में ए में लिखा है निरुद्ध, तो निरुद्ध का अर्थ यहाँ लिखा है कि निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरावर निरुद्ध के अधीन विरुद्ध निरुद्ध करने वाली, मतलब कोई मिला के निरुद्ध है कोई व्यक्ति। कारागार का अर्थ भी लिखा है भाई, कारागार का अर्थ है ऐसा कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा या अतिरिक्त जेल घोषित करे, तो ये याद रखना, कारागार की परिभाषा पूछ ली जाती है कि कोई साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित करे, वो भी आता है, कारागार तो आते ही है, इसके अलावा वो अतिरिक्त जेलें कभी बना दी जाती हैं वो भी आते। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति भी इसमें आता है, कोई सुधारालय बोस्टन संस्था इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था जो है इसमें आती है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं निरुद्ध और कारागार की, ये भी याद रखना है। अब देखिए ये कहता है बंदी को, इसमें बंदी कहते हैं ना, जो कारागार में बंद है उनको बंदी कहते हैं। तो 267 कहता है बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, 267 है, हालांकि ये कोई खास नहीं है, बस इनको देख लो थोड़ा सा। ये बंदी को कह रहा है कि अगर कोई बंदी है यानी जेल में जो व्यक्ति है उसको हाजिर करने की न्यायालय की शक्ति, तो जब अभियुक्त या साक्षी के रूप में अपेक्षा हो कि होने पर किसी भी जो बंदी है उसकी, या तो अभियुक्त के रूप में उसको बुलाना हो या साक्षी के रूप में बुलाना हो, दोनों ही अवस्थाएं हो सकती हैं, तो न्यायालय कारागार के प्रभारी से अपेक्षा करेगा कि वह आदेश कर सकेगा कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई कारागार में है, कोई जेल में है कोई व्यक्ति, तो किससे जो है न्यायालय किसको किसको आदेश देगा बुलाने के लिए, कारागार के प्रभारी, कारागार के प्रभारी, कारागार के प्रभारी जो है उससे अपेक्षा करेगा कि न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाए। क्यों पेश किया जाए, या तो साक्षी के रूप में बुलाना है उसे या अभियुक्त के रूप में बुलाना है, जैसी भी मामला हो, तो कारागार के प्रभारी को जो है न्यायालय सूचित करेगा और कहेगा कि भाई इनको जो है फलानी फलानी तारीख को जो है, जैसे समझ जाता है ना, इनको ही जाएगा, इनको जाएगा और ये लोग न्यायालय में जो है उपस्थित कराएंगे। ठीक, बस इतना ही याद रखना है, कोई खास नहीं है इसमें। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि सरकार अपराध की प्रकृति और लोक व्यवस्था के जोखिम को देखते हुए आम जनता के हित में किसी व्यक्ति के कारागार से बाहर ले जाए जाने पर रोक लगा सकती है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि सरकार रोक लगा सकती है कि भाई इनको नहीं ले जाया जाएगा, जेल से नहीं हटाया जाएगा। कौन लगा सकती है, सरकार। ठीक है, तो याद रखना कि सरकार जो है रोक लगा सकती है, सरकार रोक लगा सकती है, रोक, सरकार रोक लगा सकती है, बस इतना याद रखना, एक शब्द रोक। काय पे रोक लगाएगी, इनकी उपस्थिति पे, न्यायालय में कहीं नहीं,
सरकार को लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई अपराधी इतने गंभीर किस्म के होते हैं कि उनको खुलेआम ले जाना ही मुश्किल है, या कई लोग, क्या होता है कि कई लोग ऐसे बाबा वगैरह पकड़ जाते हैं ना, आपने देखा होगा, अब बाबा वगैरह पकड़ गए, उनके अंधभक्त होते हैं ढेर सारे, अब उनको यहाँ से वहां ले जाएंगे, भीड़ पे मतलब न्यायालय ले ही नहीं जा पाते, उनके समर्थक आ जाते हैं कि नहीं हमारे बाबा तो निर्दोष हैं। तो इस तरीके की कंडीशन जब होती है तो ऐसे लोगों को जो है न्यायालय में ले जाने पर सरकार जो है रोक लगा सकती है कि भाई इनको कहीं से नहीं हटाया जाएगा, इनको वहीं रखो, वहीं करा जाएगा, तो फिर वहीं से ट्रायल वगैरह इनकी हो जाती है। तो सरकार ऐसे व्यक्ति या जो कारागार में बंदी है उन पर रोक लगा सकती है, उनको न्यायालय में ले जाने में। तो कौन लगा सकता है रोक? सरकार। किस लिए लगा सकती है? लोक व्यवस्था। आप जानते हैं लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था जो ये भीड़ आ गई सड़कों पर, प्रस्तुति नहीं होने, फरार हो जाए, हो सकता है, या कोई अन्य हादसे हो जाए, दंगा हो जाए, बहुत सी चीजें हैं ना, तो उस वजह से जो है ऐसे लोगों पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, लोक व्यवस्था के कारण है, और जोखिम के कारण है ना, आम जनता की भलाई के लिए सरकार जो है उन पर रोक लगा सकती है कि भाई इनको जो है नहीं हटाया जाएगा, इनको कारागार में ही रखो, भाई इनके जो बयान वगैरह करने वहीं से लो, अपना रिसीवर भेजो या खुद जाओ या खुद कोर्ट लगाओ, वहां जो करना करो, लेकिन इनको नहीं हटाओ। तो ऐसा जो है रोक लगा सकती है सरकार। ठीक। अब 269 देखिए, 267, 268 था, 267 के प्रवर्तन की कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति, ये 267 में था, अपवर्जित करने की जो शक्ति है। अब देखिए 269, ये 268 में मान लो, ठीक है, इसमें कोई खास सेक्शन भी आपको कोई ध्यान नहीं रखने, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये कहता है कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं के, एक मिनट कौन सा रह गया, 268, हाँ 269, हाँ 269 कह रहा है कारागार के भारसाधक अधिकारी के कतिपय आकस्मिकताओं के आदेश को कार्यान्वित न करना। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी वजह है जहां न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा ये। तो कौन सी आकस्मिकता है? जब ये जो कारागार का भारसाधक है वो न्यायालय की भी जो आज्ञा है, जो उसको पेश करने के लिए कहा गया है, उसको मानने से इनकार कर सकता है। ये 269 में है। कौन सी? जब स्वाभाविक सी बात है, बीमारी के कारण। कौन सी वजह हो सकती है? अब जो इसको बुला रहे बेचारा बीमार है, इतना बीमार है कि आ ही नहीं सकता, तो बीमारी के कारण मना कर सकता है कि भाई उसको पेश नहीं किया जाए। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये है कि जेल से बाहर ले जाना संभव नहीं है, सॉरी, बीमारी के कारण जेल से बाहर ले जाना संभव नहीं है, तो कारागार के प्रभारी उसे न्यायालय में पेश नहीं करेगा। ठीक है, ये 269 में आपको याद रखना है कि अगर बीमार है और इतना बीमार है कि जेल से बाहर ले जाना संभव ही नहीं है, तो जो कारागार का प्रभारी है वो उसको जो है न्यायालय में प्रस्तुत करने की से जो है इनकार कर सकता है। दूसरी वजह इसमें कोई और है क्या? एक मिनट, हाँ दूसरी दूसरी चीजें जो लिखा है कि विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है और विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेक्षणाधीन है। मतलब इसलिए रखा गया है, विचारण की सुपुर्दगी के अधीन किया गया है, और कुछ अवधि के लिए जो है लंबित रहने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, केवल उसके लिए रखा गया उसे जेल में, है ना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो जेल में है, मतलब कई बार इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी अवधि के लिए जो है न्यायालय कर देता तो फिर मना कर सकता है। दूसरा है कि केवल इतनी अवधि के लिए है कि अगर आदेश का पालन किया जाता है, मतलब ये है कि उसको छोड़ने का समय हो रहा है और न्यायालय कह रहा है उसको पेश करो। अब वो न्यायालय में ले जाएगा और लौटा के लाएगा, तब तक तो उसके छोड़ने का समय हो जाएगा, मतलब जेल से छोड़ने का समय हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी वो मना कर सकता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में भी वो मना कर सकता है। इसके अलावा अगर सरकार ने ऐसा कोई आदेश दे रखा है, ऐसा कोई आदेश अगर सरकार ने दे रखा है, 268 के तहत कोई आदेश सरकार ने दे रखा है, तो भी मना कर सकता है। तो 3-4 वजह है। पहला तो बीमारी सबसे प्रमुख वजह है। दूसरी बीमारी है कि केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही उसे रखा गया, उतनी समय सीमित अवधि के लिए। तीसरा ये कि उसकी जो अवधि है समाप्त हो रही है, न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद वापस लाएंगे, तब तक तो उसकी जेल से छूटने की अवधि समाप्त हो जाएगी, मतलब जेल से मुक्त हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो इसको शाम को 5 बजे छोड़ना है और फिर जो न्यायालय ने उसी दिन का आदेश दे दिया, अब उसको उसी दिन छोड़ना है, तो फिर नहीं, फिर पेश नहीं करेगा, ये मना कर देगा। या फिर चौथा है कि भाई सरकार ने ये आदेश दिया है, सरकार ने रोक लगा रखी, तो मना कर सकता। तो ये 3-4 आधार है जिसमें से प्रमुख आधार बीमारी है। ठीक,
ये आपको याद रखना है। 270 कहता है, 270 में कुछ याद नहीं रखना। 270 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, समुचित अभिरक्षा में पेश किया जाएगा। जिस व्यक्ति को भी जो है निरुद्ध रखा गया है, उसे समुचित अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया जाएगा। समुचित अभिरक्षा, चित अभिरक्षा, ठीक है, उनका ध्यान रखा जाएगा। पूरा देख के ध्यान रखते हैं भाई, गिनते हैं ये लोग, इनकी बड़ी हालत खराब हो जाती है, तो उसी के लिए कह रहा है कि जो समुचित अभिरक्षा में जो है इनको न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। बस इतना याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना है। 271 और देख लीजिए, सेक्शन 271। इस चैप्टर में ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान में रखना, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें कि डीपली घुस के पढ़ोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, ठीक है। पढ़ना है, इक्का दुक्का कभी कभार चीजें आ जाती हैं, अब आने को तो कहीं से भी कोई चीज आ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने लायक, और इतना डीपली चैप्टर है भी नहीं कि उसमें अंदर कुछ ज्यादा पढ़ा जाए, ठीक है। 271 देखिए, 271 कहता है कारागार में निरुद्ध व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए 284 के अधीन कमीशन जारी किया जा सकता है। ये कमीशन के बारे में कहता है कि कारागार में जो साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति, कई बार मैंने कहा ना ऊपर, अब ये वाली बात आ गई, मान लो नहीं पेश कर रही है, ये वाली बात आ गई, तो फिर उनके लिए जो है कमीशन जारी किया जा सकता है। बस इतना याद रखें, कमीशन। अब बाकी कारागार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही कारागार में जो निरुद्ध अभियुक्त हैं या व्यक्ति हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 271 है, कई बार ऐसा होता है कि सही न्यायालय में पेश नहीं हो सकते, तो फिर क्या करा जाएगा, तो फिर उनके लिए जो है कमीशन जारी किया जा सकता है, इतना ही याद रखना है। 271 के तहत उनके लिए जो है कमीशन भी जारी किया जा सकता है। अब 272 से जो है कल देखेंगे, जांच और विचारणा में साक्ष्य, ये थोड़ा ठीक है। 272 से जो है कल देखेंगे आगे। ज्यादा नहीं बचा अब आपका सीआरपीसी, है ना, जल्दी जल्दी होगा। थोड़ा एक चीज इंपॉर्टेंट जमानतें हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे आएंगी जमानतें, ठीक। ये आपको यहाँ तक हो गया। 272 से जो है आपका अगला जो है अध्याय 23, अध्याय 23 जो है कल 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 से जो है देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक। इसको दोबारा से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और अच्छे ढंग से जल्दी से जो भी लोग सिविल जज दे रहे हैं अपना रिवीजन करो, ठीक है। मेजर एक्ट, माइनर एक्ट पढ़ रहे हो, और अब कई लोग एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, देखिए, जो लोग भले ही सिविल जज दे रहे हैं, आपने एबीडीपीओ की तैयारी किया है, तो एडीपीओ की ठीक है, आप टेस्ट नहीं दे रहे वो ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं दे पा रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सुबह का बैच होता है ना अपना, केवल उसको भले ही ना पढ़ो, लेकिन उसको सुना करे बैठ के, मतलब आप जब देखते हो तो उसको 1 घंटा देने में कुछ नहीं जा रहा। ऐसा इसीलिए करना है ताकि आप एडीपीओ ना भूल जाओ। नहीं, 1 महीने में आप 1 डेढ़ महीना जो सिविल जज को दोगे, आपका एडीपीओ सफाया हो जाएगा, ठीक है। तो भले ही एडीपीओ ना पढ़ो, लेकिन उसका जो बैच है वो जरूर लो, ठीक है। अपना सिविल जज पढ़ो, लेकिन एक एडीपीओ का बैच जरूर लेते रहो, ठीक है ना, ताकि दिमाग में बना रहे, भूले नहीं आप। भले ही सुनते रहिए, देखते रहिए, 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। तो इसीलिए उसको लेना जरूरी है, ठीक। और आपका ये तो चल ही रहा है, ये तो दोनों में ही काम में आएगा, और बाकी कल देखेंगे।